स्वागत है आप सभी का। हम लोग आज कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस के ऊपर, जो बहुत महत्वपूर्ण है। आपने फोटोसिंथेसिस की थ्योरी पढ़ी होगी और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस में कभी कभी जल्दबाजी के अंदर गलतियां हो जाती है। एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल किस में घुलनशील है? क्लोरोफिल इज सोल्यूबल इन। क्या क्लोरोफिल वाटर में सोल्यूबल होता है, घुलनशील होता है? क्या ये कार्बनिक विलायक जो होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, उसमें डिसॉल्वेबल होता है? क्या ये वाटर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स दोनों में घुलनशील होता है, डिसॉल्वेबल होता है, या किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्वेबल नहीं होता है? तो आपको बता दूं कि क्लोरोफिल जो होता है वो हमेशा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में घुलनशील है। क्लोरोफिल इज सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। कार्बनिक जो विलायक होते हैं उनके अंदर ही ये सोल्यूबल होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो बी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, एक अणु ग्लूकोज के निर्माण के लिए केल्विन चक्र कितनी बार चलता है? केल्विन चक्र बोले तो C3 साइकिल। मैं आपको बता दूं कि C3 साइकिल में एक बार जब C3 साइकिल चलती है तो क्या होता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, फिक्स होता है। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होगा तो एक कार्बन उपलब्ध होगा। समझ में आ रहा है? तो केल्विन साइकिल, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि केल्विन साइकिल कितनी बार चले कि एक अणु ग्लूकोज का निर्माण हो जाए। हम सब जानते हैं ग्लूकोज इज हेक्सोज शुगर है। ग्लूकोज इज अ हेक्सोज शुगर और उसके अंदर 6 कार्बन होते हैं। अब मैं कह रहा हूं जब केल्विन साइकिल एक बार चलेगी तो एक CO2 फिक्स होगा, एक CO2 फिक्स होगा तो एक कार्बन उपलब्ध होगा। तो केल्विन साइकिल को एक हेक्सोज शुगर बनाने के लिए, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितनी बार चलना पड़ेगा? 6 बार। क्योंकि 6 बार चलेगी तो 6 CO2 फिक्स होंगे, 6 CO2 फिक्स होंगे तो 6 कार्बन उपलब्ध होंगे, 6 कार्बन उपलब्ध होंगे तो एक हेक्सो शुगर बन जाएगी। तो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ द टर्न्स ऑफ केल्विन साइकिल टू जनरेट 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज? मतलब एक ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए केल्विन साइकिल कितनी बार चलेगी ताकि कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन जाए? तो याद रखना कितनी बार चलेगी? 6 बार। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए केल्विन साइकिल कितनी बार चलती है? 6 बार चलती है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है होना चाहिए बी। क्वेश्चन नंबर 3, क्रेंज एनाटॉमी इज फाउंड इन। आप सबको मालूम होना चाहिए द बिग डिफरेंस बिटवीन द C3 साइकिल एंड द C4 साइकिल इज दैट कि C4 प्लांट्स की जो लीव्स होती है उनके अंदर क्रेंच एनाटॉमी चलती है। उनके अंदर क्या चलती है? क्रेंच एनाटॉमी चलती है। तो याद रखना क्रेंच एनाटॉमी हमेशा किस में चलती है? C4 प्लांट्स के अंदर। और आमतौर के ऊपर ऐसा देखा गया है, मैं अपवादों की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, आमतौर पर यह देखा जाता है कि C4 प्लांट्स जो है वो कौन होते हैं? C4 प्लांट जनरली मोनोकॉट्स होते हैं। जैसे कि शुगर केन है, दुनिया का सबसे बेहतरीन क्या है? मोनोकॉट प्लांट है, राइट? तो वो उसके अंदर कौन सा है? ये जो शुगर केन है वो कैसा प्लांट हो गया? C4 प्लांट, लेकिन वो खुद है कैसा? मोनोकॉट है। लेकिन ये कहते ही मत समझना कि सारे के सारे जो मोनोकॉट्स होते हैं वो C4 होते हैं, ऐसा भी मैंने नहीं कहा है। आज जैसे गेहूं है तो गेहूं जो है वो मोनोकॉट होने के बावजूद भी उसके अंदर C3 साइकिल चलती है ना, तो अब पौधों की बात नहीं हो रही है। तो क्रेंच एनाटॉमी इज फाउंड इन, तो C4 प्लांट्स में, और C4 प्लांट जनरली कैसे होते हैं? मोनोकॉट होते हैं। तो यस, आंसर मस्ट बी मोनोकॉट। डाइकोट जिम्नोस्पर्म फर्न में क्रेंच एनाटॉमी नहीं चलती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 4, C4 प्लांट्स एक्वायर्ड। C4 प्लांट्स को आवश्यकता होती है लेस CO2 की, लेस सॉल्ट्स की, लेस वाटर की या लेस लाइट की। हमेशा याद रखना C4 प्लांट्स की बहुत विशेषता है कि वो कम CO2 के ऊपर भी फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। बहुत कम फोटोसिंथेसिस, 2 से लेकर 10 ppm, 2 से लेकर और 10 ppm CO2 अवेलेबल हो जाए तो भी वो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, जबकि C3 प्लांट्स को 50 से 150 ppm CO2 की जरूरत होती है, पार्ट्स पर मिलियन की जरूरत होती है। तो C4 प्लांट्स रिक्वायर वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ CO2 टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो बहुत कम CO2 चाहिए, राइट? कितना? 2 से लेकर 10 ppm तक। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 5, C3 चक्र के अध्ययन के लिए किस पर प्रयोग किए गए? C3 चक्र समझते हो ना सभी, केल्विन एंड बेंसन साइकिल। तो केल्विन और बेंसन ने जिन प्लांट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे वो 2 एल्गी थी। एक का नाम था बेटा क्लोरेला और एक का नाम था सिंडेस्मस। जब हम थ्योरी पढ़ाते हैं तो बताते हैं कि केल्विन और बेंसन ने C3 चक्र के अध्ययन के लिए 2 शैवालों के ऊपर प्रयोग किए थे। एक का नाम था क्लोरेला, एक का नाम था सिंडेस्मस। अब देखते हैं ऑप्शंस में, क्लोरेला हाँ, सिंडेस्मस ये भी है, तो सी बोथ ए एंड बी।
यानी कि क्लोरेलाइन सिंथेसिस। यस, आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 5 का सी। ठीक है, नेक्स्ट, इन फोटोसिंथेसिस O2 इज लिबरेटेड ड्यू टू, किस कारण प्रकाश संश्लेषण में O2 विमुक्त होती है? इन फोटोसिंथेसिस O2 इज लिबरेटेड ड्यू टू, आपने देखा होगा, सुना होगा कि फोटोसिंथेसिस के अंदर जो लाइट रिएक्शन होता है, उस लाइट रिएक्शन का, प्रकाश की अभिक्रिया के अंदर जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है, अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरीकरण होता है, उसमें हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर होता है, यानी कि जल का प्रकाश अपघटन होता है, या फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। और उस फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के कारण, हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर के कारण ऑक्सीजन की क्या होती है? विमुक्ति होती है। तो वही पूछ रहा है कि फोटोसिंथेसिस में O2 इज लिबरेटेड ड्यू टू, O2 मुक्त होती है, किसके कारण O2 मुक्त होती है? हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये तो कहीं पर भी नहीं पढ़ाते अपने कि कार्बोहाइड्रेट के अपघटन से, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के अपघटन से, नहीं, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, यस, जल के प्रकाश अपघटन से O2 की विमुक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 7, इमर्सन इफेक्ट इज एसोसिएटेड विद, आपको बता दूं इमर्सन इफेक्ट का जो संबंध है वो फोटोसिंथेसिस से। इमर्सन प्रभाव है क्या? आप रेड ड्रॉप पढ़ते हो तो ही आपको इमर्सन इफेक्ट समझ में आता है। रेड ड्रॉप क्या था? लाल पतन क्या था? यदि किसी पादप को 680 nm से अधिक तरंग दैर्ध्य का प्रकाश दे दिया जाए तो उसकी क्वांटम लब्धि में गिरावट आती है, और क्योंकि ये गिरावट लाल क्षेत्र में हुई है इसलिए इसको हम क्या कह देते हैं? लाल पतन। व्हाट इज रेड ड्रॉप? व्हेन अ प्लांट इज प्रोवाइडेड विद अ वेवलेंथ ऑफ मोर देन 680 nm, then there is what happens, there is the downfall seen in the quantum yield, and this occurs in the red region, hence called as red drop. लेकिन साथ ही साथ इमर्सन और साथियों ने, इमर्सन संवृद्धि प्रभाव दिया था। याद करो, इमर्सन, रेड ड्रॉप के बाद में क्या है? इमर्सन इनहेंसमेंट इफेक्ट। इमर्सन ने ये बताया, उसके साथियों ने बताया कि यदि रेड ड्रॉप के कारण यदि गिरावट आ गई क्वांटम लब्धि के अंदर, तो उस क्वांटम लब्धि की गिरावट को दूर किया जा सकता है। कैसे? यदि 680 nm से अधिक तरंग दैर्ध्य के प्रकाश देने के तुरंत बाद, अधिक वेवलेंथ की लाइट देने के तुरंत बाद, यदि आप 680 nm से कम वेवलेंथ की लाइट को दे दें, तो दोनों लाइट को साथ में देने पर, यानी कि 680 nm से ज्यादा की वेवलेंथ पहले आपने दी और फिर शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट 680 nm से कम लाइट आपने दे दी, तो दोनों लाइटों को साथ में देने पर क्या होता है? क्वांटम यील्ड जो होती है वो क्या हो जाती है? फिर से बढ़ जाती है। मतलब लाल पतन किसके कारण हुआ था बेटा? 680 nm से अधिक तरंग दैर्ध्य के प्रकाश देने के कारण। लेकिन इमर्सन कहता है कि इस क्वांटम लब्धि में जो गिरावट आई थी, क्वांटम यील्ड में जो फॉल आया था, उसको दूर किया जा सकता है यदि हम 680 nm से तरंग दैर्ध्य के 680 nm से अधिक तरंग दैर्ध्य के प्रकाश देने के तुरंत बाद यदि हम शॉर्टर वेवलेंथ का 680 nm से कम वेवलेंथ की लाइट को दे दें, तो दोनों लाइट को साथ में देने पर क्वांटम यील्ड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ये इमर्सन ने बताया था। तो इमर्सन का ये जो प्रभाव है वो किससे संबंधित है बेटा? क्या रेस्पिरेशन से, क्या लवण अवशोषण से, क्या प्रकाश संश्लेषण से, या क्या वाष्पोत्सर्जन से? तो इसका संबंध किससे है? प्रकाश संश्लेषण से। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो सी है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे बेटा जो कि हमने फोटोसिंथेसिस के ऊपर डिस्कस किए हैं। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर एमसीक्यूज के डाल रहा हूँ। जितने भी टॉपिक्स है, कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी टॉपिक्स हैं उनके डालूं मैं। पहले भी मैंने डाल रखे हैं, अभी भी मैं डाल रहा हूँ उनके ऊपर एमसीक्यूज। तो उनको निरंतर करते रहिए, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी और आप नीट में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। थैंक्स अ लॉट।